दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ में एक नया टॉपिक लेकर, मेवाड़ राजवंश। इसके तहत हम गोहिल और सिसोदिया वंश कैसे स्थापना हुई उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ गोहिल वंश के और कुछ सिसोदिया वंश के जो शासक थे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? बस क्वेश्चन यही है, आंसर दीजिए इसका। गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो नैणसी की ख्यात में गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का? 24 शाखाओं का। ठीक है, याद रखना। कर्नल टोड ने भी अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र के संग्रहालय से जो किताबें प्राप्त हुई उनमें भी उन्होंने 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। लेकिन कवि राजा श्यामल दास जी इनकी 36 शाखाएं बताते हैं। कितनी शाखाएं बताते हैं? 36 शाखाएं बताते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है। कवि राजा श्यामल दास ने गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई है? 36 बताई है। और 24 बताने वाले नैणसी ख्यात मोणोत नैणसी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? मोणोत नैणसी के द्वारा लिखित है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बप्पा रावल का मूल नाम क्या हुआ करता था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन है अलट, गुहादित्य, कालभोज या महेंद्र द्वितीय। तो इनका सही आंसर है कालभोज। क्या नाम आता है? कालभोज। बप्पा रावल 734 से लेकर 753 तक इनका शासनकाल रहा था। इनका मूल नाम बप्पा रावल था। इनके गुरु थे हरित ऋषि। कौन थे? हरित ऋषि। ये याद रखना, इनके गुरु कौन थे? हरित ऋषि इनके गुरु हुआ करते थे। साथ ही इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चंद्रगुप्त मतलब मानमोरी को हराया और मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ये याद रखना। तो एक तरीके से गोहिलों के वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है? इन्हीं कालभोज या बप्पा रावल को कहा जाता है। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है अमर सिंह, बप्पा रावल, हमीर सिंह, क्षेत्र सिंह। गोहिलों की बात करें तो सबसे पहले बप्पा रावल थे। कौन थे? बप्पा रावल थे। आगे चलिए। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह किस वंश का था? चित्तौड़ में राणा रतन सिंह किस वंश से हुआ करता था? तो गोहिल वंश से था। किस वंश से? गोहिल वंश से था। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ये अंतिम शासक थे, समझ जाना। अंतिम शासक हुआ करते थे, अंतिम शासक थे। ठीक है, किस शाखा के? रावल शाखा के। इसीलिए इनका नाम रावल रतन सिंह है। राणा नहीं, रावल है। यहाँ रावल है। रावल रतन सिंह गोहिल वंश के थे। ठीक है, याद रखना। 1301 से लेकर 1303 तक इनका शासनकाल रहा था। इन्हीं के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और चित्तौड़ का प्रथम शाखा इन्हीं के समय हुआ था, रतन सिंह के समय। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कालक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित करना है इनको। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जेत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। पहले जेत्र सिंह है, फिर तेज सिंह है, फिर समर सिंह है। ये सही है, ये थर्ड ऑप्शन सही है हमारा। याद रखना। जेत्र सिंह रहे थे 1213 से 1253 तक। उसके बाद आए थे तेज सिंह 1253 से 73 तक। फिर आए थे समर सिंह 1273 से 302 तक। ठीक है, याद रहेगा। हमीर एक तरीके से देखा जाए तो 14वीं पीढ़ी मानी जाती है। हमीर 14वीं पीढ़ी है और 14वीं पीढ़ी के बाद क्षेत्र सिंह आए, लाखा आए, मोकल आए, कुंभ आए, वो बाद की बात है। लेकिन याद रखना हमीर 14वीं पीढ़ी के थे। चले आगे चलते हैं। चित्तौड़ में रावल समर सिंह 1272 से 1302 ईस्वी के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर कौन हुआ करते थे? तो वास्तुकार और कारीगर कौन हुआ करते थे? तो इसका सही आंसर है पदम सिंह थे, केल सिंह थे, शिल्पी
कैपलन थे, कैलान है इसका नाम, कैलान। और शिल्पी कर्मा भी हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लेकिन अमित सिंह सूरी ये नहीं है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पहला ऑप्शन ही सही है, सॉरी तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1303। किसके समय? रतन सिंह के समय। किसके समय हुई थी? रतन सिंह। और रतन सिंह की पत्नी हुआ करती थी पद्मिनी। और इन्हीं की सौंदर्य का व्याख्यान मिलता है पद्मावत में। किस में मिलता है? पद्मावत। और इसी पद्मावत को लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावत। और इसी पद्मावत में पद्मिनी का जिक्र मिलता है और इसी पर बेस मूवी बनी थी पद्मावत। डन। चलिए आगे बात करते हैं। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? अब अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी रचना थी, सॉरी अमीर खुसरो की कौन सी रचना थी जिसमें ऐसा जिक्र मिलता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो खजाइन उल फतूह है, नूह सिप्सा, तुगलकनामा या मिफ्ता उल फतूह है? तो इसका सही आंसर है खजाइन उल फतूह है। खजाइन उल फतूह है। इसमें खाजिन लिखा है, खजाइन उल फतूह है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन बनता है? 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था उसका क्या नाम था? मतलब आक्रमण के समय साथ थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। और इनकी किताब कौन थी? खजाइन उल फतूह है, याद रखना, उल फतूह है, खजाइन उल फतूह है, याद रखना। ये ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं इससे। चलिए आगे बात करते हैं। वह राजपूत रानी जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 चित्तौड़ आक्रमण पर कब्जा करने के दौरान जौहर कर लिया था, उस रानी का क्या नाम हुआ करता था? जौहर करने वाली थी पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। पद्मवती नहीं थी, कर्मावती नहीं थी। कर्मावती चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का अंतिम शाखा उस समय हुआ करती थी, याद रखना। ये विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता हुआ करती थी कर्मावती, और सांगा की पत्नी थी। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11। 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो वो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कब? 1303 में। और 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था, ये याद रखना। आगे सुनिए। गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो गोरा और बादल ने पद्मिनी की रक्षा की थी, याद रखना, पद्मिनी की रक्षा की थी। ठीक है, आगे चलिए। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रख दिया था? तो चित्तौड़ का नाम रख दिया था इन्होंने खिजराबाद। क्या रख दिया था? खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रख दिया था। और अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ पर नियुक्त कर दिया था, याद रखना ये भी चीज़। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन थे निम्न में से? मतलब सबसे पुराने कौन थे, ये सिंपल सी बात है। पूर्वज सिसोदिया वंश मतलब पहले स्थापना किसने की थी? तो वो थे राणा हमीर। कौन थे? राणा हमीर। 1326 से 1364 तक इनका शासन था। ठीक है। मेवाड़ के उद्धारक कहा जाता है इन्हें। सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। इनका एक युद्ध आता है सिंगोली का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, अमीर से रिलेटेड। सिंगोली का युद्ध, ये सिंगोली का युद्ध कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो सिंगोली का युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के बीच। मोहम्मद बिन तुगलक, आप याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में हुआ था। कि किसका साथ में? अमीर के साथ में। और इसमें अमीर विजयी रहे थे। राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में राणा कुंभा ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। उस रसिक प्रिया में भी इनका जिक्र मिलता है। बस इतना याद रखना। रसिक प्रिया में और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को किस नाम से जाना जाता है? इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया। क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया।
पंचानन कहा गया। बस ये क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए याद रखना इन क्वेश्चनों को, जो बोलता हूँ वो लिखा करो आप साथ साथ में। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को मिली है? तो याद रखना राणा हमीर को। और किसके अकॉर्डिंग है? तो रसिक प्रिया एक टीका है, रसिक प्रिया एक टीका है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसमें जिक्र मिलता है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो ये जो विजय स्तंभ है, चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है, उसकी 9वीं मंजिल पर ही उत्कीर्णित है आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आगे चलिए, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? किस शासक को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं? तो ऑप्शन है रावल रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा हमीर या जैत्र सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राणा हमीर को। किसको कहा जाता है? राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे सुनिए, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर माइंस यानी जावर चांदी की खान का खनन प्रारंभ हुआ था? वो थे राणा लाखा। कौन थे? राणा लाखा। सूड प्रबंध के लेखक कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना सूड प्रबंध के लेखक थे। सूड प्रबंध के लेखक कौन हुआ करते थे? स्वयं राणा कुंभा हुआ करते थे। कुंभा, ठीक है, कुंभा हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे। डन। इस सूड प्रबंध है, इसे रसिक प्रिया या पूरक ग्रंथ कह सकते हैं। इसे रसिक प्रिया या पूरक ग्रंथ भी कह सकते हैं, याद रखना है, कह सकते हैं। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ में बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा को। महाराणा कुंभा। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध जैसे ग्रंथों की रचना की। कुंभा के समय जयदेव नाम से हुआ करते थे। उन्होंने गीत गोविंद की रचना की। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके अलावा एक चंडी शतक ग्रंथ की रचना संगीतकार रत्नाकर के द्वारा की गई थी। मतलब इनके समय काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी लिखी गई थी। इसके अलावा कुंभा के अन्य ग्रंथ में कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध और संगीत राज, इसके लिए नृत्य रत्न कोश, ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे सुनिए, संगीत पर लिखे गए निम्न ग्रंथों में से कौन सा कथन राणा कुंभा द्वारा रचित है? राणा कुंभा द्वारा रचित कौन से हैं? तो याद रखना, संगीत राज खुद ने लिखा, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, रसिक प्रिया है। मतलब 1 2 3 4 चारों सही है। सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध तो वो लिखने वाले थे कुंभा खुद स्वयं। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी, सुधा प्रबंध। इसके अलावा निम्न में से किस ग्रंथ की रचना राणा कुंभा के द्वारा लिखित है? राणा कुंभा के द्वारा कृत है। संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सुधा प्रबंध है, कला निधि नहीं है। तो इसका सही आंसर है 1 2 3। चलिए आगे बात करते हैं। 23 क्वेश्चन, रत्नकोश की रचना किसने की थी? रत्नकोश की रचना किसके द्वारा की गई थी? कुंभा, मंडन, सोम, जगजीवन भट्ट। तो इसका सही आंसर है कुंभा। क्या है? कुंभा इसका सही आंसर है। नृत्य रत्नकोश कुंभा के द्वारा लिखित है। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृति नीचे दिए गए कूट में उपयोग करते हुए सही उत्तर है? देखिए, इसका सही आंसर बताना है। सुधा प्रबंध है, चंडी शतक है, राजवल्लभ नहीं है, वस्तु मंजरी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 और 2। आगे सुनिए, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, लेकिन ये संगीत स्वप्न व संगीत रत्नाकर ये नहीं है। ये सूड प्रबंध है बेटा, सूड प्रबंध है। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही आंसर है 3। आगे सुनिए, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये अब बताना है। देखिए, पहला, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, ठीक है। संगीत प्रेमी थे, ठीक है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी सही है। ये स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों का आश्रय था, नहीं, ये सही है अपना। इस ऑप्शन के हिसाब से जो असत्य कथन है कौन सा है? ये चौथा है। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आगे चलिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है, ये आंसर देना है। तो संगीत राज कुल 5 कोशों में विभक्त है। कितने कोश में? 5 कोश में विभक्त है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कौन कौन सा है। पहला याद रखना, पाठ्य रत्न कोश। कौन सा कोश? पाठ्य रत्न कोश। इसके अलावा एक है नृत्य रत्न कोश। कौन सा है? नृत्य रत्न कोश। एक है गीत रत्न कोश। कौन सा? गीत रत्न कोश। इसके अलावा एक है वाद्य रत्न कोश। कौन सा है? वाद्य रत्न कोश। और एक है रस रत्न कोश। कौन सा है? रस रत्न कोश। तो पाठ्य, पहले पढ़ो फिर नाचो फिर गाओ, पढ़ो नाचो गाओ, गीत के साथ गाओ, गा के रस में घूम जाओ, बस यही याद रखना। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, संगीत माला नहीं लगता, संगीत माला ना ही संगीत सागर है, ना संगीत सरिता है। ऑप्शन है संगीत राज। संगीत राज और संगीत मीमांसा, याद रखना ये। निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा रचित नहीं है, कुंभा द्वारा रचित नहीं है, इसका आंसर देना है हमें। तो देखिए, संगीत राज अभी हमने बात की, संगीत राज तो है सर। रसिक प्रिया है, संगीत मीमांसा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही आंसर है। चलें आगे, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, शिल्पी मंडन द्वारा रचित रूप मंडन, शिल्पी मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किस विषय से रहा है? रूप मंडन का संबंध किस विषय से रहा है? तो रूप मंडन का संबंध, अरे यार, वास्तुकला, वास्तुकला 2 बार, या मूर्तिकला लिखो, यहाँ लिखो मूर्तिकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला। तो इसका सही आंसर क्या है? मूर्तिकला। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, मूर्तिकला। चलें आगे, आगे सुनिए। ऐसे याद रखना भाई, रूप तो किसका अच्छा होता है? रूप तो भगवान का होता है। और भगवान किस में रहते हैं? मूर्ति में रहते हैं। बस सिंपल सी बात है, ऐसा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, मंडन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की गई, मंडन द्वारा किन पुस्तकों की रचना की गई थी? ये क्वेश्चन है आपका। पहला राजवल्लभ मंडन द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। और रूप अवतार ये भी लिखी गई थी। देव मूर्ति प्रकरण ये भी लिखी गई थी। और वास्तुकार ये भी लिखी गई थी। मतलब 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हमारे सही है। ठीक है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिल्पी मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? शिल्पी मंडन द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ नहीं है? प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है, वास्तु मंडन है, लेकिन हाँ ये नहीं है। कौन सा? कला मंडल नहीं है। कौन सा नहीं है? कला मंडल नहीं है। इसका सही आंसर आ गया कला मंडल। याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रखना है। इसका सही आंसर है कला मंडल। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। निम्न ग्रंथों में कुंभा की रचना नहीं है। कुंभा की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, कुंभा की रचना की बात करते हैं। नृत्य रत्न कोश है, हमने बात की। हमने रसिक प्रिया के बारे में बात करी, सुधा प्रबंध के बारे में बात की, हमने कला निधि के बारे में बात नहीं की। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। चले आगे, चलिए आगे बात करते हैं। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदुओं का सुल्तान, हिंदुओं का सुल्तान, हिंदुओं का सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण, दान गुरु आदि उपाधियाँ दी गई है? सांगा नहीं है, रतन सिंह नहीं है, कुंभा है, राणा कुंभा है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? कुंभा हमारा सही होगा। इन्हें हालगिरी, देखिए कुंभा को नव भारत भी कहा गया। देखिए क्या क्या कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य तो आ ही गया ऑप्शन में। हाल गुरु, हाल गुरु, हाल गुरुगिरी, इन्हें हाल गुरुगिरी कभी कहा गया है। दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें हालगिरी गुरु कहा गया है। राजगुरु कहने का कारण क्या है? राजगुरु, राजगुरु राजाओं की शिक्षा देने की क्षमता के कारण इन्हें राजगुरु, ठीक है, आदि नाम जाना गया है। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु अभी बात की है। परम गुरु आदि उपाधियाँ किसकी है? तो ये राणा कुंभा की है। किसकी है? राणा कुंभा की उपाधि। चलिए आगे बात करते हैं। कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए? अभिनव भट्टाचार्य, वापस वही राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा है। आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? तो वो था अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं थे? न था, थे, मुनि जैन विदुर सूरी, नहीं ये नहीं थे, मुनि सुंदर सूरी, टीला भट्ट, ये हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? मुनि जीन विजय सूरी, मुनि जीन विजय सूरी, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे उनका नाम बताना है। तो महाराणा कुंभा के दरबार में हुआ करते थे मुनि जिन सेन सूरी, मुनि जिन सेन सूरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ना। मुनि जिन सूरी क्योंकि जैन विद्वान था इसीलिए पूछा जाता है इनसे कई बार क्वेश्चन। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसकी दक्षता थी? तो वीणा काफ़ी अच्छा बजाया करते थे, कहते हैं कि वीणा बहुत अच्छी बजाया करते थे ये राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा स्वयं एक संगीतकार हुआ करते थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार राणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण हुआ करते थे। संगीताचार्य श्री शारंगधर व्यास कुंभा के संगीत गुरु हुआ करते थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, वो भी संगीत प्रेमी थी, जिन्हें वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। आगे चलें। कुशाल माता के भव्य मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, वह स्थित है। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण बदनौर में करवाया। कहाँ करवाया? बदनौर में करवाया। ठीक है, बदनौर में करवाया। वर्तमान में तो ब्यावर में है, वर्तमान में तो जैसे ब्यावर बन गया तो ब्यावर में आ गया, लेकिन पहले कहाँ हुआ करता था? भीलवाड़ा में हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? भीलवाड़ा में था, पहले भीलवाड़ा में हुआ करता था। इन्हें बैराठ की माता भी कहते हैं, इन्हें बैराठ की माता भी कहते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे सुनिए। राजस्थानी वास्तुकला के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थानी वास्तुकला के जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी वास्तुकला के जनक कहा जाता है राणा कुंभा को। किसको कहा जाता है? कुंभा को। कुंभा के बारे में वीर विनोद एक ग्रंथ है, वीर विनोद। और वीर विनोद लिखने वाले थे कवि राजा श्यामल दास। इस वीर विनोद में से कहते हैं कि राजस्थान के मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है, उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग तो अकेले निर्माण कुंभा ने करवाया था। ठीक है, कुंभा ने करवाया था। अच्छा, कई दुर्ग जैसे आपके सामने नाम बोल दूं, आप आराम से लिख लेना इनको। एक तो था आपका बसंती दुर्ग सिरोही में, अचलगढ़ आबूका, कुंभलगढ़ राजसमंद, इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा भौमट दुर्ग, बैराठ दुर्ग, मचान दुर्ग आदि का निर्माण कराया। तो राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। अगला सुनिए। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? देखो, अभी मैंने बसंती भी बात कही, मचान की बात कही, कुंभलगढ़ की बात की, तो गागरोन इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? गागरोन इसका सही आंसर होगा। आगे सुनिए। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया? तो वो थे राणा कुंभा। देखिए, आप एक चीज़ याद रख लेना, मेवाड़ अगर आप कर रहे हो, मेवाड़ में एक तो कुंभा, महाराणा कुंभा को अच्छे से पढ़ लेना, एक सांगा को अच्छे से पढ़ना, सांगा के अलावा एक आप प्रताप को अच्छे से पढ़ लेना। बस ये 3 ऐसे शासक हैं जिनको अच्छे से पढ़ना, और इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट तीनों हैं, याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। महाराणा कुंभा ने कितना किलों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? अभी हमने बात की कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। आगे क्वेश्चन सुनिए। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण भी किसने करवाया था? राणा कुंभा ने ही करवाया था। राणा कुंभा ने ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका निर्माण कब करवाया, क्यों करवाया गया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था सारंगधर युद्ध। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था, एक तरफ तो थे आपके कुंभा और एक मालवा का शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1437 में। कब हुआ था? 1437 में ये युद्ध हुआ था, 1437 में। तो 1440 से लेकर 48 तक इसका निर्माण करवाया गया था।
ज़रूर याद रखना ये, ठीक है। इस विजय स्तंभ के बारे में 2-4 बातें आपको मैं बता दूं। तो ये कुल कितने मंजिला है? ये कुल 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला इमारत है, ठीक है। जो तीसरी मंजिल है, इसकी जो तीसरी मंजिल है, इस पर तीन बार अल्लाह शब्द लिखा है। कितना? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, सॉरी 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ज़रूर याद रखना, ठीक है। साथ ही इसकी जो 9वीं मंजिल है, बिजली गिरने से एक बार टूट गई थी, तो राणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना। और 15 अगस्त 1939 1949 को इस पर 1 रुपये की डाक टिकट जारी हो चुकी है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने तो इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत की संज्ञा दी है। किसको? विजय स्तंभ को। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चित्तौड़ में विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही तथ्य देता है? यह प्रसिद्ध है कि कुंभा ने निर्माण करवाया, यह प्रसिद्ध है कि इसे कुंभा ने बनवाया, सही है। ये कुल 11 मंजिला है, नहीं 9 मंजिला है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है, मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन है एकदम सही है। आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 48, विजय स्तंभ के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। पहली बात यह 9 मंजिला स्तंभ है, 9 है यहाँ, 9 भी नहीं है, 9 मंजिला है, ये 9 मंजिला है, पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, मंडन इसके प्रमुख वास्तुकार है, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब हमारा जेता है इसका, तो हमारा इसका सही आंसर है केवल एक सही है, केवल एक ही सही है। चलिए आगे बात करते हैं। 9 मंजिल का विशाल कीर्ति स्तंभ में राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? जिनकी उपासना करते थे, तो वो थे भगवान विष्णु को समर्पित है। मालवा के किस शासक ने कुंभा के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वो थे महमूद खिलजी प्रथम, याद रखना। आगे सुनिए, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने बताया था महाराणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कीर्ति स्तंभ में की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें सही कथन नहीं ढूंढना है। स्तंभ में प्रवेश पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्णित है, बिल्कुल सही है। 5वीं मंजिल में युग मूर्तियाँ स्थित है, बिल्कुल ये भी सही है। 7वीं मंजिल में बुद्ध की प्रतिमा स्थित है, ये भी सही है। हमारा सही आंसर है 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियाँ है। ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही नहीं है। 9 मंजिला इमारत या ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजसमंद किससे बना है? काले पत्थर से, केवल लाल पत्थर से, लाल बलुआ सफ़ेद संगमरमर से, लाल संगमरमर और सफ़ेद बलुआ पत्थर से, किससे बना है? तो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आगे सुनिए, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट स्मारक कब जारी हुआ था? तो ये याद रखना, सन 15 अगस्त 1949 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। आगे सुनिए, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? तो वो है 9 मंजिला। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये मालवा किसके उपलक्ष्य में? मालवा और गुजरात की सेना को परास्त करने के बाद इसका निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी में कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित कर अपने विजय को अमर करने के लिए किसका निर्माण कराया था? तो वो था विजय स्तंभ। किसका निर्माण था? विजय स्तंभ इसका सही आंसर है। विजय स्तंभ इसका सही आंसर है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, क्या माना जाता है? हिंदुओं का स्मारक, स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, प्रशस्ति स्मारक, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है आदिनाथ का स्मारक। किसे कहते हैं? आदिनाथ का स्मारक। याद रहेगा, एक जैन कीर्ति स्तंभ
प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ के समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बगेरवाल महाजन सनाथ के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जैन विजय स्तंभ स्थित है, कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। आगे सुनिए, सारंगपुर युद्ध कब हुआ? सारंगपुर युद्ध तो 1437 में, 1437 में हुआ था। आगे सुनिए, सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो एक तरफ तो मारवाड़ हुआ करते थे, एक तरफ तो मारवाड़ था, एक तरफ मालवा था। माल्या नहीं, मालवा, मालवा। डन, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? कारण क्या था? नागौर का राजनीतिक नियंत्रण में मुद्दा? नहीं सर। मालवा के मेपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार कर देना? हाँ, ये सही है, सही है, ये एकदम सही है, क्योंकि कुंभा के पिता थे मोक्कल, और मोक्कल को मारा था चाचा मेरा और मेपा पंवार ने। ठीक है, मेपा पंवार ने मोक्कल को मारा था, मोक्कल को, इसीलिए ये मेपा पंवार और चाचा मेरा दोनों कहाँ चले गए? वो मालवा सूबेदार इसके महमूद खिलजी के शरण में चले गए थे। अलाउद्दीन खिलजी, कुंभा ने इन्हें लौटाने की बात कही लेकिन मना कर दिया। इस चक्कर में ये युद्ध हुआ था 1437 में। चलिए आगे बात करते हैं। मालवा के सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। कि कौन से शासक थे? तो वो थे महमूद खिलजी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या माना जाता है? ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद, या गुजरात व बूंदी के साथ संधि? तो इसका सही कारण है नागौर विवाद। अभी सर ये नागौर विवाद क्या था? सुन लीजिए एक बार। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर का उत्तराधिकारी विवाद हुआ करता था, जिसमें गुजरात की पराजय हुई थी। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। ठीक है। 1456 में नागौर के स्वामी फिरोज खान के मरने के बाद उनके 2 पुत्र हुए, एक शम्स खां और एक और शासक हुआ करते थे, शम्स खां, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे पुत्र मुजाहिद खान ने नागौर पर अधिकार कर लिया। मतलब शम्स खां उत्तराधिकारी बना, लेकिन उनके छोटे पुत्र थे मुजाहिद, उन्होंने उन्हें हटाकर नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां कुंभा की मदद से फिर से नागौर का स्वामी बना। शासक बनते ही राणा कुंभा से संबंध विच्छेदित कर दिया गया और शर्त के प्रतिकूल नागौर किले की मरम्मत कराना स्टार्ट कर दिया। महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की सहायता से राणा कुंभा की सेना से मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। तो ये कारण था। अच्छा, समझ नहीं आया तो पहले से समझा दूं, अच्छे तरीके से समझ। देखो, नागौर का शासक था फिरोज खां के 2 पुत्र थे, 2 छोरे थे, एक था शम्स खां, एक था मुजाहिद। ठीक है, मुजाहिद 2 पुत्र हुआ करते थे। शासक बना दिया गया किसको? शम्स खां को। शासक बनाया गया शम्स खां को, ये शासक बन गया। तो मुजाहिद ने इस पर आक्रमण करके इसे हटा दिया और शम्स खां चला गया किसके पास में? कुंभा के शरण में चला गया। कुंभा ने शम्स खां की सहायता की और सहायता के साथ ही मुजाहिद को हटा दिया, और मुजाहिद को हटाने के बाद शम्स खां को वापस क्या बना दिया? राजा बना दिया, नागौर का राजा बना दिया। लेकिन एक शर्त रखी। देखिए, कुंभा के पिता एक बार युद्ध किया था मोक्कल ने नागौर के आसपास, तो मोक्कल युद्ध हार चुके थे। तो कुंभा ने ये शर्त रखी थी कि शम्स खां, एक तो आप काम करोगे कि आपके क्षेत्र में जो भी सबूत है मेरे पिताजी के पराजय के, उसको आप नष्ट करोगे, साथ ही नागौर में किसी भी प्रकार का क्या नहीं करोगे? कार्यभार नहीं करवाओगे, मतलब मरम्मत वगैरह कुछ नहीं करवाओगे, निर्माण कार्य नहीं करवाओगे। शम्स खां ने बात मानी और शासक बन गया। लेकिन शासक बनने के बाद में इसके तौर तरीके अलग हो गए। अब इस चक्कर में कुंभा ने आक्रमण कर दिया शम्स खां पर। आक्रमण कर दिया तो आक्रमण करने के बाद शम्स खां पहुँच गया कहाँ? शम्स खां यहाँ से भागता हुआ गुजरात के शासक हुआ करते थे कुतुबुद्दीन के शरण में चला गया। ये कुतुबुद्दीन वो ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन था।
कुतुबुद्दीन के शरण में चला गया। कुतुबुद्दीन और शम्स खान ने दोनों ने मिलकर आक्रमण किया कुंभा पर, लेकिन फिर से पराजय की हाथ मिली और कुंभा ने इस प्रकार नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, तो आज कुल मिलाकर मेवाड़ इतिहास से कुल 64 क्वेश्चन हमने किए। इसके क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, लगभग 170 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे और मैं आपको 170 क्वेश्चन पूरे करवाऊंगा। शर्त यही है आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ें। 170 नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप अच्छे से इनको लिखोगे तो ये क्वेश्चन 270 बन जाएंगे। हाँ, 300 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही है कि आप इनको अच्छे से पढ़ें। ये आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इनको पढ़ें। बाकी कोई आपकी समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने आपको वैसे भी नंबर बता रखा है। बाकी कोई हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक को एंड करने के बाद में हम कछावा राजवंश पर पढ़ेंगे, कछावा राजवंश के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इतिहास जो विषय है, इस हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, ये टॉपिक या ये क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, तो मुश्किल से इसके 4 या 5 टॉपिक्स और रहे हैं जो हमें करने। मारवाड़ रहा है, आमेर रहा है, 2 ये मेन है। इसके अलावा हमने पहले से क्रांतियाँ वगैरह तो हमने पढ़ ली है। 2-4 टॉपिक कोई संधियाँ वगैरह उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक ले आए तो ले आए। कोटा झालावाड़ इनको तो साथ में ही लपेट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अन्य राज्यों के साथ में। बाकी ये है इस टॉपिक का मतलब एक चीज़ समझिए, आप 5 से 6 दिन के अंदर अंदर राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इससे जितने भी आज तक पेपर में क्वेश्चन आए वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट डे फिर एक नई क्लास के साथ, मतलब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं फिर आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।